हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है 7th चैप्टर का ही। टेक्निकल ग्लिच की वजह से पहला वीडियो स्टॉप हो गया था, जिसकी वजह से कंटिन्यू दूसरे वीडियो में कर रहे हैं। आपको अब इसमें दो चीज़ें और पढ़नी है इस 7th चैप्टर में, वो है एजिंग एंड इंजरीज। एजिंग, आपको पता है कि आपको फिजियोलॉजिकली आपके एज जब बढ़ती जाती है, बढ़ते बढ़ते हमारे शरीर पे कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, हमारी फिजियोलॉजी पे कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं और किस तरीके से हमारी एजिंग होती है, उसके बारे में जानना है। इसमें सबसे पहले इसमें सबसे पहला वो है कि आप एजिंग समझ लीजिए कि एजिंग है क्या। एजिंग एक ऐसा इनएविटेबल फोर्स है जो कि चाहे या ना चाहे आपका दिन ब दिन आप ओल्ड होते होंगे और आपकी बॉडी पे उसके इफेक्ट्स पड़ेंगे। इसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं हमारे एजिंग के वजह से हमारी बॉडी में। इसमें सबसे पहला है चेंज इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ। मसल के साइज और स्ट्रेंथ में चेंज आ जाता है। मसल्स के साइज डिक्रीज होने लगते हैं, उसकी ताकत भी डिक्रीज होने घटने लगती है, स्ट्रेंथ घटने लगती है आपकी मसल्स की। आपका शरीर धीरे धीरे थोड़ा कमज़ोर होने लगता है एजिंग के साथ साथ। चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन, बॉडी के कंपोजिशन में भी चेंज आता है। आपके मेटाबॉलिज्म में बदलाव आता है। बॉडी के लिगामेंट्स, टिश्यू, टेंडन, मसल्स, ये सब कुछ डिक्रीज करते हैं। बोन की डेंसिटी डिक्रीज करती है। चेंज इन बोन डेंसिटी, आपको पता है बोन की डेंसिटी मैंने पढ़ाया था पहले उसमें। ऑस्टोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन के अंदर खोखलापन बढ़ता जाता है, बोन के अंदर ब्लॉक्स बड़े होने लगते हैं। जो छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलकर बना है वो ब्लॉक्स दूर होने लगते हैं, उनसे कैल्शियम डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से बोन जो है वीक होने लगती है, उसके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो बोन की डेंसिटी घटती है, ये भी एक एजिंग की वजह से चेंज होता है। आपका चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी चेंज आने लगता है। यानी जो लंग्स आपके जितना ज़्यादा वर्क करते थे या उनकी इलास्टिसिटी जो ज़्यादा थी वो कम होने लगती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन का जो आउटपुट है वो भी कम होने लगता है और बॉडी की कैपेसिटी, एक की एयर कैपेसिटी जो ऑक्सीजन की है वो कम होने लगती है। चेंजेस इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी हमारा डिक्रीज होता है। हार्ट के ऊपर भी यही इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी भी साइज और वो सारी चीज़ सिकुड़ना शुरू होती है और आपकी कार्डिक आउटपुट और ब्लड फ्लो भी डिक्रीज होता है एज के साथ साथ। नर्वस चेंजेस इन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के जो आपके इम्पल्सेस भेजने की जो कैपेसिटी होती है नर्व्स की, वो भी वीक होती है धीरे धीरे एजिंग की वजह से। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, आपकी जो पाचन क्षमता है, जो आपकी गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं जिन और ग्लैंड्स के थ्रू या ऑर्गन्स के थ्रू, वो सारी क्षमता भी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, ये चेंजेस आते हैं, उसमें भी आते हैं। किडनी रेगुलर वर्क करने की वजह से थोड़ा थोड़ा सिकुड़ने लगती है, उसका जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो स्लो होता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट भी डिस्टर्ब होता है। आपके फ्लेक्सिबिलिटी में चेंजेस होते हैं, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, बॉडी की स्टिफनेस बढ़ती है, आपके मसल्स में स्टिफनेस बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होती है। आपके सेंसेस में चेंज आता है, विजन में चेंज आता है, हियरिंग में चेंज आता है, टेस्ट में चेंज आता है, स्मेल में चेंज आता है, ये सब चीज़ें डिक्रीज करती हैं। ये सारे एजिंग के फैक्टर्स हैं जो आपको एजिंग शो करते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है इंजरीज। इंजरीज पे चलते हैं। अब इंजरीज में सबसे पहले स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में जानेंगे। स्पोर्ट्स इंजरीज में सबसे बेसिक कॉमन होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। जैसा कि आपको पता है कि स्पोर्ट्स और इंजरीज ये साथ साथ चलते हैं। स्पोर्ट्स जो भी करते हैं उन्हें पता है कि इंजरीज होने के चांसेस एक स्पोर्टिंग इवेंट में हमेशा होते हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को आप पहले से प्लान करके कोई एक्ट नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स में एक ऐसी चीज़ अनप्लान्ड वे में हमेशा होता है। एक ही तरह का गेम, एक ही फुटबॉल, लेकिन हर दिन आपको खेलते हैं तो आप हर दिन अलग तरीके से उसको तैयारी करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, अलग सिचुएशन को फेस करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में कंट्यूशन, स्ट्रेन, स्प्रेन एंड एब्रेशन। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कंट्यूशन की। कंट्यूशन होता है जब कभी आपके बॉडी के किसी पार्ट पे किसी इक्विपमेंट से ना लग कर भी कभी रेडनेस होती है, कभी कुछ गिर जाते हैं, गिरने की वजह से कुछ जो शरीर के ऊपर सूजन आ जाए या फिर उसको स्किन जो ऊपरी डिस्टर्ब होती है। जैसे बॉक्सिंग के गेम में, बॉक्सिंग के बाद शरीर में बहुत सारे कंट्यूशन एक स्पॉट्स बन जाते हैं अलग अलग जगह, जहाँ पे फोर्सली वो पंच पड़े होते हैं। वो किसी भी तरह की उस तरह की सिचुएशन को कंट्यूशन कहते हैं।
इसमें कभी कभी ब्लड आता है, कभी ब्लड नहीं आता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, प्रॉपर किट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गुड क्वालिटी की यूज़ करना चाहिए, प्ले फील्ड हमें जहाँ पे खेलने वाले हैं वो स्मूथ और क्लीन हो, और हमें साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए अपने हर बॉडी पार्ट की, अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो। कंट्यूशन। इसके बाद आता है स्ट्रेन। आपको पता है कि मसल्स टेंडन की इंजरी है। मसल टेंडन्स कभी कभी पुल्ड हो जाते हैं या ट्विस्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से जो सूजन बढ़ जाती है बॉडी में, वो उस एरिया में चोट लगने की वजह से आपको पेन होता है, उसको स्ट्रेन कहते हैं। यहाँ पे मसल्स कभी कभी पुल्ड हो जाते हैं या फिर ट्विस्ट हो जाते हैं। ये नॉर्मली रनिंग गेम से बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी ये रप्चर हो जाते हैं, वहाँ से टूट भी जाते हैं। ये सारे टेंडन्स की जितनी इंजरी होती है इसे स्ट्रेन कहते हैं। इससे बचने के लिए भी वही है तरीका है, कंप्लीट वार्म अप, अच्छे इक्विपमेंट का इस्तेमाल, प्रोटेक्टिव गियर्स का यूज़, सही नॉलेज, सही स्किल्स की नॉलेज, सही गेम के, आपको अपनी साइंटिफिक नॉलेज अपनी बॉडी के बारे में। इसके बाद होता है स्प्रेन में भी आपको वही एंकल और इसके पास एक स्ट्रेन और स्प्रेन का सिंपल एक चेंज है, वो समझ लें। स्ट्रेन में मसल्स टेंडन्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। स्प्रेन में आपके लिगामेंट्स कभी कभी खिंचाव हो जाए या उसमें टेयर आ जाए या टूट जाए, कहीं जॉइंट्स पे कभी कभी फ्रैक्चर होने के बाद वो फ्रैक्चर लिगामेंट्स को इंजर्ड कर देते हैं। वो सारी कैटेगरी स्प्रेन में होती है। आपको हमेशा जो भी इसके पेशेंट हैं उन्हें चुप बैठा देना है, सबसे पहले गेम को रोक देना है, चोट के एरिया को सिक्योर करना है, और बचने के वही सारे तरीके। आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए, सही स्किल का जानकारी होनी चाहिए, स्किल से गेम खेलना चाहिए, एक रफ एरिया में नहीं खेलना चाहिए, प्लेन एरिया में होना चाहिए, प्रॉपरली इक्विप्ड होना चाहिए, और साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए अपनी बॉडी के बारे में। इसके बाद है एब्रेशन कहते हैं जब कभी आप स्लिप करके कहीं रगड़ वाली चोट जब आपको लगती है, जब कहीं ज़मीन पे आप रगड़ जाते हैं, कहीं गिरने के बाद स्क्रब हो जाती है आपकी अपर स्किन, कभी कभी इसमें ब्लीडिंग होती है, कभी ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन ये एब्रेशन की चोट वो कहलाती है जो रगड़ की चोट होती है। तो इससे भी बचने के लिए वही सारे तरीके हैं, आपको प्रॉपर वार्म अप एंड एक्सेट्रा। इसके बाद है बोन इंजरीज में फ्रैक्चर्स आते हैं। कौन कौन से फ्रैक्चर हैं? सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक, कम्यूटेड एंड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर जिसमें बॉडी की बोन एक जगह से टूटी हुई हो, एक जगह से या दो जगह से टूटी है, ये सिंपल फ्रैक्चर एक जगह से टूटी है तो सिंपल फ्रैक्चर कहलाते हैं। ओके, सिंपल फ्रैक्चर जैसे कि आपको पता है हेयरलाइन फ्रैक्चर, या सिंपल अगर बोन्स दो पार्ट में हो गई हैं या कहीं बीच से फ्रैक्चर हो गया है, कुछ हो गया है, ये सिंपल फ्रैक्चर की कैटेगरी में आता है। इसके बाद सेकंड है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में जब आपकी बोन, एक तो फ्रैक्चर हुआ, बोन टूटी हुई है, और बोन कहीं स्किन से बाहर आ जाती है, यानी स्किन के आसपास के एरिया को भी डिस्टर्ब करती है, तो वो कंपाउंड फ्रैक्चर है कि आपके मसल्स के में भी चोट है, मसल्स को भी उसने कट कर दिया है, कहीं से तोड़ दिया है, और बोन में फ्रैक्चर है ही, कंपाउंड फ्रैक्चर वो है। इसके बाद है थर्ड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहलाता है जहां पे आपके ऑर्गन के आसपास के कोई फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे कि आपके रिब के आसपास है, जो आपका ऑर्गन एक हार्ट है, हार्ट के आसपास अगर रिब में कहीं फ्रैक्चर है, वो ऑर्गन के आसपास कहीं एरिया को हिट कर सकता है, वो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है, उसको एक्स्ट्रा केयर के साथ देखना पड़ता है, और उससे खतरा इंटरनल ऑर्गन्स को बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। चौथा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है जो बच्चे छोटे होते हैं, छोटे बच्चों की हड्डियां बहुत मुलायम होती हैं, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होती हैं, तो कभी कभी आपने देखा छोटे बच्चों का कभी पैर मुड़ जाता है, तो हड्डियां भी पूरी रबड़ की तरह वो मुड़ जाती हैं, लेकिन उनको सीधा किया करके, उनको अगर छोड़ दिया, सीधा कर दिया जाए, वो प्रॉपर उस फॉर्म में ला करके आप उसको रख देते हैं, तो थोड़े दिन बाद फिर उसी शेप में आ जाती है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में टूट नहीं होती है, मुड़ हो जाती है, क्योंकि वो अत्यधिक लचीली होती है उस समय हड्डियां, और ये बहुत छोटे बच्चों को होता है। इसके बाद है कम्यूटेड फ्रैक्चर। कम्यूटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन जो होती है कई सारे टुकड़ों में क्रैश हो जाती हैं, कभी कभी बोन क्रश हो जाती है, जो कि अलग अलग बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं, उसे कहते हैं कम्यूटेड फ्रैक्चर। इसके बाद लास्ट है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में इस तरीके से पुश होता है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी में घुस जाती है,
कभी कभी इम्पैक्ट इस तरह का ज़्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से क्या होता है कि जिस जगह पे फोर्स पड़ता है वो ज़्यादा हड्डी नीचे की तरफ से, नीचे से मान लिया अगर पैर के बल पे कोई गिरा हुआ है तो पैर की हड्डी बीच से टूट करके एक हड्डी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ हड्डी में घुस जाती है, इसे कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर नॉर्मल फ्रैक्चर हो गया। कंपाउंड फ्रैक्चर जिसमें मसल्स के साथ और फ्रैक्चर हुआ है, मसल्स भी टूटी हुई हैं। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जिसमें कि आपके ब्रोकन बोन इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास हिट कर रही हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में जो होता है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर जिसमें हड्डियां क्रश हो जाती हैं। और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर जहां एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, उसके अंदर घुस जाती है। ये इतने तरह के फ्रैक्चर। इसके बाद जॉइंट इंजरीज हैं। जॉइंट इंजरीज में डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट एंड डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट। ये सारे जॉइंट्स जितने हैं, यहाँ से जॉइंट से अगर कोई इंजरी हो जाती है इसे जॉइंट इंजरीज कहते हैं। अगेन वही चीज़ें, प्रॉपर वार्म अप और उस सब चीज़ों के जरिए इससे बचा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। आपको पता है इम्प्रॉपर कंडीशनिंग, इम्प्रॉपर वार्मिंग अप, यूज अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ फिटनेस, क्लाइमेटिक कंडीशन, न्यूट्रिशनल inadequacy, लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, नो प्रॉपर टेकन केयर ऑफ प्रेशर ऑफ कंपटीशन, ये सब इसके कॉजेज हो सकते हैं। इसके बाद प्रिवेंशन इसके लिए प्रॉपर वार्मिंग अप, प्रॉपर कंडीशनिंग, बैलेंस डाइट, एक्स्ट्रा केयर, प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्सिंग स्किल्स, प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ओवर ट्रेनिंग ना होना, प्रॉपर लोड, ये सब चीज़ें आपको इससे प्रिवेंशन करती हैं। इसमें एक और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में लेजरेशन और इंसिजन है। इन लेजरेशन होता है एक शार्प कट कहते हैं। कभी कभी किसी को अगर शार्प कट स्किन के ऊपर लग जाता है उसे लेजरेशन कहते हैं। कभी कभी किसी के उसमें कोई चीज़ अंदर घुस जाना, इसको इंसिजन कहते हैं। जैसे किसी के एथलीट्स के पैरों पे अगर मान लीजिए किसी एथलीट के बूट जिसके स्पाइक है वो अगर घुस जाती है किसी के मसल्स ग्रुप में, वो इंसिजन की कैटेगरी में है। किसी को किसी ऑब्जेक्ट से कट लग जाता है शार्प कट, वो लेसरेशन की कैटेगरी में है। इसके बाद इसमें फर्स्ट एड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट एड के लिए कौन सा टर्म यूज़ होता है। फर्स्ट एड के लिए सबसे ज़्यादा प्राइस टर्म को यूज़ किया जाता है। प्राइस में P फॉर प्रिवेंशन, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। इसमें प्राइस में P फॉर प्रिवेंशन, जिस जगह चोट लगी है उसे प्रोटेक्ट करके रख दीजिए, उसे प्रोटेक्शन उसे कर दीजिए कि वहाँ पे कोई चीज़ और हिट ना करने पाए, उसको छूने ना पाए, उस जगह को प्रोटेक्ट करना है सबसे पहले, प्रिवेंशन। फिर रेस्ट, उस चीज़ों को रेस्ट पे छोड़ दीजिए, उसको ज़्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं जहाँ चोट लगी है। हमारा फर्स्ट एड जब तक डॉक्टर नहीं आता उससे पहले आप जो उसे क्या असिस्टेंस दे सकते हैं उसे फर्स्ट एड कहते हैं। तो फर्स्ट एड में सबसे पहले प्रोटेक्शन, रेस्ट, फिर उसके आइसिंग, अगर उसके आसपास के एरिया पे आप आइसिंग कर सकते हैं, आइस करना है। फिर कंप्रेशन, अगर ब्लड हो रहा है, ब्लड उसमें से रिस रहा है तो आपको उसको कंप्रेस करके रखना, उसे दबा देना है ताकि उसे वहाँ से ब्लड का बहना रुक जाए। एलिवेशन, उस चोट वाले एरिया को थोड़ा ऊपर उठा के रख देते हैं ताकि हार्ट के लेवल से वो ऊपर रहे। ये इतनी सारी चीज़ें आपके 7 चैप्टर में है। थैंक यू।